ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन। संसद में आज परीक्षा में सुधारों पर होगी चर्चा। लोकसभा में 6 घंटे समय किया गया है निर्धारित। बिहार असम के बाद राजस्थान सरकार ने भी दिया आश्वासन। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बजाय मंत्रालय बदलने की कोशिश में थी मोदी सरकार। युवाओं से बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से मंत्रालय बदलने की कही गई थी बात। सीजेपी ने इस पेशकश को सिरे से किया था खारिज। एनडीए की बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। मंगल मिलन में एनसीपीआई के सांसद भी हुए शामिल। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, भारत के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है धर्मेंद्र प्रधान और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इरफान से की मुलाकात। राहुल ने की इरफान की संवैधानिक समझ और देश के प्रति उनके नजरिए की सराहना। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ते वायरल हुए थे इरफान। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया 3 हफ्ते का समय। 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज नई एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में कर सकती है पेश। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में सीए को शामिल करने के दिए आदेश। नेट पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में विवाद। एनसीपी सांसद रोहित पवार ने किया पेपर लीक का दावा। कहा, 12 लाख में बिका ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर। फेसबुक ने पीएम मोदी के वीडियो को किया बैन। बवाल के बाद मानी गलती। युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पीएम ने बनाया था वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत जारी। सफल रही तो ठीक, वरना दोबारा हवाई हमले करेंगे शुरू। पीओके के रावलकोट में प्रोटेस्ट पर हिंसक एक्शन। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से 10 से ज्यादा लोगों की गई जान। लोगों ने चुनाव का किया था बहिष्कार। कनाडा के टोरंटो में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर फायरिंग। 4 महीने में दूसरी बार चली गोलियां। जांच तेज। इराक का एरबिल धमाकों से दहला। अमेरिकी कॉन्सुलेट समेत कई जगहों पर विस्फोट। ईरानी ड्रोन हमले की आशंका। फ्रांस के जंगलों में लगी आग बोर्दो शहर के करीब पहुंची। बोर्दो के मेयर ने कहा, हर संभावित स्थिति के लिए है तैयार। राष्ट्रपति मैक्रो ने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भीषण आग। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने अपने ही अधिकारियों पर की कार्रवाई। एमडी सीएफओ पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। एमएसआरडीसी जमा व्यवस्था से जुड़ा है मामला। रुपए पर अमेरिका की बड़ी राहत। यूएस ट्रेजरी ने भारत को दी क्लीन चिट। मुद्रा निगरानी सूची से रखा बाहर। कहा, व्यापारिक लाभ के लिए रुपए में नहीं किया गया है कोई हेरफेर। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल से नीचे फिसल गया, जबकि WTI भी $81 के करीब पहुंचा। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की वजह से दिखा असर। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट योजना का बड़ा असर। 45 दिन में टूटा 13 साल पुराना रिकॉर्ड। भारत में करीब 7.1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आने का अनुमान। एसबीआई की रिसर्च में किया गया दावा। अमेरिका से टैरिफ जंग में भारत की लगी लॉटरी। भारतीय दवाओं के लिए यूरोप ने खोले दरवाजे। निर्यात को मिली हरी झंडी। मुंबई में छात्र आंदोलन के दौरान एक हादसे पुलिस की वैन रोककर वायरल हुई सुपर गर्ल रिया यादव अहिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से बेहद परेशान हो चुकी हैं। ऑनलाइन धमकियों और अश्लील कमेंट से परेशान होकर रिया यादव अहिर ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। उन्होंने मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
आपको याद दिला दें कि पेपर लीक मामले के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रिया यादव छात्रों को बचाने के लिए अकेले ही मुंबई पुलिस से भिड़ गई थी। जब नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो छात्रों को पुलिस वैन में भरकर ले जाते पुलिस कर्मियों से भिड़ते हुए रिया यादव आहिर ने बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर एक हाथ से उन्हें रोक दिया और वैन के आगे डटकर खड़ी हो गई। उनके इस कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि इस घटना के बाद इंटरनेट यूजर के एक बड़े वर्ग ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलिंग का ये मामला अब अलग रूप ले चुका है। रिया का आरोप है कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार धमकियां भरे संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी पोस्ट पर भद्दे और अश्लील कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। लगातार मिल रही इन ऑनलाइन धमकियों और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर रिया यादव ने अब कानून का सहारा लिया है। उन्होंने मुंबई की MIDC पुलिस स्टेशन में साइबर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान कई चेहरे चर्चित हुए थे। उनके वीडियोज, रील आदि वायरल हुए थे। कुछ लोगों के बयान काफी चर्चा में रहे। इन लोगों में से ही एक रिया यादव आहिर भी रही। हालांकि रिया को ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। अंत में इनसे बचाव के लिए रिया यादव ने साइबर पुलिस का रुख किया है। रिया ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, उत्पीड़न, बुलिंग और मान हानिकारक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी शिकायत के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा कि प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद से उन्हें लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जो भी ये कर रहे हैं, हम सबको पता है कौन है और मैं एक एक को ढूंढूंगी। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो आपकी अगर करोड़ों लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ बोलेंगे। सबके पास हक है उनकी बातें आगे रखने का, बट किसी के पास ये हक नहीं है वो किसी को डिग्रेड करे, मलाइन करे, उसी इज्जत के बारे में पब्लिकली कुछ बोले या फिर उनको जीने का हक नहीं है ऐसा बोलें। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक मूवमेंट जो हमने शुरू की थी वो किसी पार्टी, रिलीजन या एक इंसान की नहीं थी, वो हम सभी के हक के लिए थी। तो अगर मैं एज अ वुमेन आप सब लेडीज़ को बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ से डील कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। और मैं ये कर रही हूँ ताकि मैं सबको बताऊँ कि मैं एक स्टैंड लूँगी। मैंने सिर्फ बहाने लिया था, हर चीज़ जो गलत है मैं उसके लिए स्टैंड लेती रहूँगी और आपको भी लेना चाहिए। सो प्लीज़ डरे नहीं, डटे रहे। और अगर आप क्राई करेंगे सो वो एक वीकनेस का साइन नहीं है, इसका मतलब आप इस जो बुरी चीज़ आपके साथ हो रही है उसमें भी आप स्ट्रांग हैं। और जो भी ये कर रहे हैं मैं आपको पकड़ूंगी और अपने आप को न्याय दिलाऊंगी। उनका जो इस्तीफा दिया गया है वो बस आधा कदम था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। एक कदम का वो आधा कदम था जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बदले उनकी भी काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब देखते हैं वो इस जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। बट ये जो हमने चक्र शुरू किया है अपने भारत के फ्लैग का, तो उसमें चक्र का यही मतलब होता है कि वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता रहे। तो ये रुके नहीं, ये हम सबकी और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। सो ये हेट तो मुझे दूसरे दिन से शुरू हो गया था, बट मुझे नहीं पता था कि ये इस तरफ बढ़ जाएगा। अगर मैंने अभी इसे रोका नहीं तो हम सबको पता है कि औरतों की इज्जत के बारे में तो ये कभी रुकते नहीं हैं। तो मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर किया था और वेरी नेक्स्ट डे ये मेरे साथ टच में आ गए थे। तो आज मैं यहाँ आई हूँ, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। और जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, जस्ट वॉच आउट। रिया ने कहा कि मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। ऑनलाइन बुलिंग, गालियां और यहाँ तक कि चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, लेकिन ये आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता को इसकी वजह से किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। बता दें कि रिया आहिर वायरल बस गर्ल के नाम से मशहूर हो गई है। रिया 27 साल की हैं। उनके पिता ITBP में अफसर हैं। वो इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट और मॉडल हैं। रिया अपने कपड़ों का एक ब्रांड भी चलाती है जिसका नाम रियासत है। रिया की बस वाली तस्वीर वायरल होने के बाद सिर्फ 2 दिनों में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 3000 से बढ़कर 2,20,000 हो गई। अब उनके इंस्टाग्राम पर 3800 सब्सक्राइबर्स हैं। रिया आहिर का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश की आगरा का रहने वाला है, लेकिन वो मुंबई में सेटल है। रिया के परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में हैं।
और 13 साल तक रिया थिएटर में काम कर चुकी हैं। रिया ने आरोप लगाया कि उनकी कई तस्वीरों को जानबूझकर एडिट किया गया और बहुत ज्यादा पिक्सेलेट किया गया ताकि ये झूठा संकेत दिया जा सके कि उन्होंने आधे अधूरे कपड़े पहने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने और गलत जानकारी फैलाने के लिए किया गया। रिया अहिर के मुताबिक इस अभियान में लगातार चरित्र हनन, महिलाओं के प्रति नफरत भरी गालियां और ऐसी बातें कहना शामिल था। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता और छोटे भाई को भी ऐसी चीजों में घसीटा गया है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक साइबर सेल को उनकी शिकायत प्राप्त हो चुकी है और आरोपियों की जांच फिलहाल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के सत्यापन के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद के मानसून सत्र का 27 जुलाई को छठा दिन रहा। इस दौरान लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ, जबकि छात्र प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, जिसके चलते संसद की कार्यवाही ठप हो गई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेपर लीक पर रोक लगाने वाले महत्वपूर्ण बिल पर आम सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने का प्रस्ताव रखा। तो वहीं विपक्षी दलों ने 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शन और उस दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन पर उतरे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की। विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सदन के अंदर चर्चा में भाग नहीं लेगा और छात्रों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मुद्दे पर गृह मंत्री से जवाब मांगे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। बाद में लोकसभा स्पीकर की अपील पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद परीक्षा विधेयक पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। अब 28 जुलाई को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और बाद में वोटिंग कराई जाएगी। ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, जिसके चलते राज्यसभा में भी आज दिन भर की कार्रवाई नहीं हो पाई। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए मोहम्मद इरफान से मुलाकात करने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। राहुल और इरफान की मुलाकात सोमवार को दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में उनके घर पर हुई। दरअसल नीट पेपर लीक के विरोध के दौरान 35 वर्षीय इरफान तब चर्चा में आए थे जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो संविधान की प्रस्तावना सुनाते हुए और संविधान, समानता और न्याय के बारे में जोश के साथ बात करते हुए नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक इरफान पेशे से एक सामान्य हॉकर यानी फेरी वाले हैं, लेकिन संविधान को लेकर उनकी समझ काफी अच्छी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन स्मार्टफोन के सहारे संविधान से जुड़ी काफी जानकारी जुटा चुके हैं। 35 साल के इरफान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। राहुल और इरफान की मुलाकात के दौरान इरफान का पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था और सभी राहुल से मिलकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। राहुल इरफान के घर के अंदर लगे बेड पर ही बैठे और काफी देर तक उनसे बातचीत करते नजर आए। राहुल गांधी ने इरफान की संवैधानिक समझ और देश के प्रति उनके नजरिए की भी खूब सराहना की। तो वहीं उन्होंने इरफान के परिवार के साथ बैठकर चाय पी, उन्हें संसद आने का न्योता दिया और मौके पर ही अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी इरफान की फोन पर बात तक कराई। दिल्ली में एक मजदूर परिवार में पले बढ़े इरफान जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने ज्ञान की अपनी खोज और काम के बीच संतुलन बनाए रखा। साथ ही संवैधानिक मूल्यों और सार्वजनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी भी रखी। जो लोग उन्हें जानते हैं वो उन्हें एक शौकीन पाठक बताते हैं, जिनका मानना है कि संविधान को एक अमूर्त दस्तावेज के तौर पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए सम्मान, बराबरी और मौके की जीती जागती गारंटी के तौर पर समझा जाना चाहिए। भगत सिंह की कविताओं के माध्यम से उन्होंने देश के जटिल सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी।
दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक टूटे मकान में रहने वाले इरफान रोज बर्फ बेचकर सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं। जंतर मंतर पर उनकी बातों में उनके अपने अनुभव शामिल थे, जिसमें उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक में मिलने वाले युवाओं के संघर्ष के बारे में बात की। संवैधानिक अधिकारों, सम्मान और समान अवसर के लिए उनकी अपील ने उन्हें छात्र आंदोलन का एक दमदार चेहरा बना डाला। तो वहीं इंस्टाग्राम पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी ने इरफान को दिल्ली के एक मोहल्ले का एक ऐसा नौजवान बताया जिसकी सोच उसके हालात से कहीं ज्यादा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दिल्ली की बस्ती का एक युवा जिसकी सोच उसके हालात की मोहताज नहीं है। संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा ये बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में बसती है। इरफान जैसे लाखों युवा ही देश की असली उम्मीद है, जिज्ञासु, संवेदनशील और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग। तो वहीं कांग्रेस ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। बड़ी ही साफगोई और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है। हमारा इरफान जैसे हर एक युवा से वादा है, हम साथ मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान, समानता और अवसर की कोई कमी नहीं होगी। बता दें कि जब राहुल इरफान के घर से निकले तो भारी भीड़ उनकी गाड़ी की चारों तरफ जमा हो चुकी थी और सभी लोग उन्हें देखकर बेहद उत्साहित नजर आए और उनसे मिलने की कोशिश करने लगे। बता दें कि राहुल और इरफान के इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी का गठन हुआ और अब नई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई और इस बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गठित की गई एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए को भी शामिल किया जाए ताकि जाँच निष्पक्ष, सही और पारदर्शी तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का आदेश भी दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि हम जांच की निगरानी नहीं करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष, सही और पारदर्शी हो। हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा ध्यान मुख्य रूप से अच्छी जांच पर है, बाकी विषयों पर बाद में विचार होगा। आगे के लिए सुधार के उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में नई एसआईटी के गठन की बात कही गई थी, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उसके आदेश का पालन किया गया है। नई एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सौंपी गई है। इस टीम में एक डीआईजी और एक एसएसपी भी शामिल है। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने एसआईटी को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद तय कर दी गई है।